Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to this new video in which we are going to read about the President of India। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या क्या हम देखेंगे? तो योग्यता एवं अर्हताएं जो होती है राष्ट्रपति की, जो क्वालिफिकेशंस होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर राष्ट्रपति बनने के लिए, वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में, यानी कि वर्क एंड पावर्स के बारे में, क्या क्या उनको पावर्स दिए गए हैं और उनका इस्तेमाल वो किस प्रकार से करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की जो विधायी एवं कार्यकारी जिम्मेदारियां होती हैं, जो लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसके बारे में देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है राष्ट्रपति का, उसके बारे में, और किस प्रकार से वो इस्तीफा दे सकते हैं या फिर अपना पद खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। एक्चुअली राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये अधिकतर जो आपके एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें राष्ट्रपति से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इंडियन पॉलिटी का ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, पीटी हो या मेंस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें पीटी में भी और मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न केवल फैक्चुअल क्वेश्चंस बल्कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताएं। इसके अलावा पूछा जाता है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में जो मतभेद होता है या फिर संबंध होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपना तर्क देना होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो होता है एक महत्वपूर्ण चैप्टर उभर करके सामने आता है, जिसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, राष्ट्रपति आखिर होते कौन है और उनके बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, 52 टू 78, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। जी हाँ, एग्जीक्यूटिव का वर्णन है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं शासन के 3 अंग होते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम के 3 अंग होते हैं। पहला जो है वो है आपका लेजिस्लेटिव, दूसरा जो है वो है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरा जो है वो है आपका जुडिशरी। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? वो होता है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? कानून को लागू करना। ठीक है, एग्जीक्यूट करना, इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। और तीसरा जो जुडिशरी होता है, उसका काम होता है कि यदि कोई कानून का पालन न कर रहा हो तो उसको सजा देना। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का वर्णन कहाँ दिया हुआ है? ये भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के बारे में, और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया हुआ है इन अनुच्छेदों तक। तो ये याद रखना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे, अनुसूचियां हुआ करती थी, और साथ में 22 भाग हुआ करते थे। वर्तमान में यदि बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। यदि हम लोग जो अनुच्छेदों के पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स के जो सब पार्ट्स हैं, उनको छोड़ दिया जाए, सब आर्टिकल्स जो हैं उनको छोड़ दिया जाए, जैसे बाद में 4A जोड़ा गया या फिर 4 क जोड़ा गया। ठीक है, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो यदि ये इन तरह के पार्ट्स मतलब अनुच्छेदों को छोड़ दिया जाए तो हमारे संविधान में आज भी 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया और 12 अनुसूचियां हो गई, 12 शेड्यूल्स हो गए। और आज के डेट में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं हमारे संविधान में। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, हालांकि इनके बारे में डिटेल से हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के बारे में यदि हम लोग देखें तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के राज्य प्रमुख होते हैं। इनको हम लोग संवैधानिक प्रमुख भी कह सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होते हैं। ठीक है, इनको नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है या फिर प्रतीकात्मक प्रमुख भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती है। वास्तविक शक्तियां किनके पास होते हैं? प्रधानमंत्री के पास होते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये क्या है? वास्तविक प्रमुख है। और ये है हमारे 15वीं राष्ट्रपति जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। और इधर से
गृह मंत्री आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हूं किंग मेकर। हालांकि ये जोक सपाट, हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं या फिर राज्य के प्रमुख होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय लोकतंत्र है हमारे यहाँ, और संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति जो होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वास्तविक शक्ति किसमें होती है? प्रधानमंत्री में होती है। ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं और साथ में राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता के प्रतीक भी होते हैं, यानी कि सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। संवैधानिक प्रमुख तो होते ही हैं, ये मैंने आपको बताया, और समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि इनके पास वास्तविक रियल पावर्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक रूप से। ठीक है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव के भी पार्ट होते हैं। जी हाँ, लेजिस्लेटिव जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि लेजिस्लेटिव के भी पार्ट होते हैं। यदि संघ में देखें तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला करके बनता है क्या? लेजिस्लेटिव। क्यों? क्योंकि कोई भी जो कानून होता है, कोई भी जो लॉ होता है, वो कोई भी बिल लॉ तभी बन सकता है जब उस पर प्रेसिडेंट का साइन होता है। ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सब राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 जो है, आर्टिकल 52 जो है, उसमें कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। द हेड ऑफ द फेडरल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इज द प्रेसिडेंट। ठीक है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक भी होता है। ये कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 52 में दिया हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और जिनका प्रयोग वो या तो डायरेक्टली करेंगे या फिर उनके अधीन जो भी आपके पदाधिकारी होते हैं, जो भी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, उनके माध्यम से करेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। तो ये आप याद रखिएगा, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं यूनियन के, वो वेस्ट किस में होते हैं? प्रधानमंत्री में ही होते हैं, सॉरी राष्ट्रपति में ही होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं निर्वाचक मंडल के बारे में। अब राष्ट्रपति हैं तो उनका निर्वाचन होगा, चुनाव तो होगा, इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन जो होता है राष्ट्रपति का, उसके बारे में यदि हम लोग देखें तो राष्ट्रपति का इलेक्शन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। और ये दिया हुआ किसमें है? आर्टिकल 54 में दिया हुआ है। हर एक आर्टिकल जो है वो आपको याद रखना चाहिए कि किसमें क्या दिया हुआ है राष्ट्रपति के बारे में। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और उसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। ये याद रखिएगा कि इलेक्टेड मेंबर से ही होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें नहीं होंगे। ठीक है। ये आपको याद रखने की चीज है, यही कॉन्सेप्ट है जो कि पूछा जाता है। ठीक है। तो निर्वाचित सदस्य ही होंगे, नॉमिनेटेड सदस्य नहीं होंगे। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं राज्यों के, उनके भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। यहां पर भी इलेक्टेड मेंबर्स ही हैं, यहां पर भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपका एनसीआर, दिल्ली एनसीआर है और पुदुचेरी है, इन संघ शासित प्रदेशों के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें होंगे। और यह जो है आपका 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। यह भी वीवीआई पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी आर्टिकल 370 हटाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इसके भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे। पहले राज्य था तो राज्य के रूप में इसके निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। अब संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो संघ शासित प्रदेश के रूप में भी इसके जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। ठीक है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया
कि मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे, ठीक है, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे, लोकसभा या फिर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। और एक चीज और आपको याद रखना है, जहां पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल के, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो या फिर नॉमिनेटेड मेंबर हो, कोई भी मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के इसमें शामिल नहीं होंगे। हालांकि एक फैक्ट और आपको याद रखना चाहिए कि हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं, टोटल 6 स्टेट्स हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहने का मतलब कि एक ऊपरी सदन होता है, एक निचला सदन होता है, ठीक है। तो 6 राज्य ऐसे हैं। कौन कौन से राज्य हैं, थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए ये चीज। यूपी हो गया, फिर आपका हो गया बिहार। यूपी और बिहार दोनों पड़ोसी राज्य हैं तो याद रखने में आसानी है। इसके अलावा आपका है महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये भी दोनों पड़ोसी राज्य हैं तो ये भी याद रखना आसान है, ठीक है। और एक और ग्रुप आप बना लीजिए इसमें, वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। तो ये तीन का ग्रुप बना लीजिए और आपको याद रहेगा क्योंकि ये सब पड़ोसी हैं, ठीक है। तो यूपी बिहार हो गया, महाराष्ट्र कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हालांकि पश्चिम बंगाल ने भी ऐसा कहा है कि हमें भी चाहिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे किस प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जा सकता है किसी भी राज्य में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होती है, जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव कहने का क्या मतलब है कि पब्लिक जो है वो डायरेक्ट वोटिंग नहीं करेगी राष्ट्रपति को चुनने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि लोकसभा या फिर राज्यसभा के एमपीज को चुनने के लिए या फिर विधानसभा के एमपीज को चुनने के लिए, सॉरी, लोकसभा के एमपीज को चुनने के लिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के जो होते हैं उनको चुनने के लिए, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स के होते हैं उनको चुनने के लिए हम लोग डायरेक्टली मतदान करते हैं, है ना। जो भी 18 ईयर से एबव के होते हैं वो डायरेक्टली जाकर के मतदान करते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन उसको कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम चुनते हैं, ये एमपी जो होते हैं वो जिनको चुनते हैं या फिर अपना प्रमुख बनाते हैं, वो होता है आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये कैसे बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर को एक लोकसभा मेंबर के रूप में चुनते हैं, लोकसभा एमपी के रूप में चुनते हैं, और जो हमारे एमपीज होते हैं वो अपने में से एक प्रमुख को चुनते हैं, ठीक है, उनका नेता चुनते हैं और वो बनते हैं हमारे पीएम। तो पीएम का भी जो इलेक्शन होता है एक प्रधानमंत्री के रूप में, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है। यदि पीएम को यदि हम लोग एमपी मान करके चलें, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का सदस्य मान करके चलें, तब ये जो होगा आपका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पीएम के रूप में देखें तो प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसी तरीके से प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन होता है, आप लोगों ने देखा कि मेंबर्स कौन कौन होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वो हम लोग लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो भी इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। तो ये सब मिल करके और तब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। डायरेक्ट जनता इसमें भाग नहीं लेती है, पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है, मतलब जो भी मत दिए जाएंगे, इसमें जो भी मत दिए जाएंगे वो क्या होगा, सीक्रेट बैलेट के द्वारा होगा, कोई भी उसको देख नहीं सकता है। जो मत देगा केवल उसी को पता होगा कि मैंने किसके पक्ष में अपना मतदान किया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया जाता है, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया जाता है और साथ में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अपनाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अब राष्ट्रपति का नामांकन देखें, जो नॉमिनेशन होता है उसमें देखें तो राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी उम्मीदवार यदि खड़ा होता है, लड़ना चाहता है, तो उसके पक्ष में मिनिमम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब 50 ऐसे लोग होने चाहिए जो उनको प्रपोज करें और
50 ऐसे लोग होने चाहिए जो उनको सेकेंड करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा, फैक्ट। और यथासंभव मतलब एज फार एज पॉसिबल हर एक जो राज्य होते हैं उनका प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें एक रूपता रखी जाती है, ठीक है। मतलब हर राज्य का जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऐसी कोशिश की जाती है। और इसके लिए जो है आपका एक पद्धति अपनाई जाती है जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार से समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत इसमें अपनाया जाता है, ठीक। अब यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो बहुत सारी हो जाएगी क्योंकि हमारे देश में टोटल जो है आपके 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और लोकसभा और राज्यसभा में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनका वोट और लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका वोट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसी के लिए समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत अपनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के मत मूल्य के मापन में एक रूपता अपनाई जाती है और विभिन्न राज्यों एवं संघ के प्रतिनिधित्व में समतुल्यता रखी जाती है, सॉरी यहाँ पे रखी होना चाहिए, रखी जाती है, ठीक है। अब ये कैसे रखा जाता है तो यहाँ पर देखते हैं, एक संसद सदस्य के मतों का जो मूल्य होता है मतलब वैल्यू जो होता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो मत का मूल्य होता है, वैल्यू होता है, वह सभी राज्यों के विधायकों के मतों के कुल मूल्य मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उनके जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनका टोटल वोट जो होता है उसका वैल्यू बाय उसमें भाग दिया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से, ठीक है। संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या क्या मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी संख्या से इसमें भाग दिया जाता है, ठीक है। तब जाकर के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट का वैल्यू पता चलता है, ठीक है। और एक विधायक के मत का मूल्य यदि निकालना हो मतलब एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का जो वोटिंग वैल्यू होता है उसको निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या से भाग दिया जाता है और उसमें 1/1000 से फिर क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि संसद सदस्य के मतों का मूल्य और विधायक के मतों का मूल्य निकाला कैसे जाता है, ठीक है। अब ये तो निकल गया, ये निकल गया, उसके बाद फिर समतुल्यता का सिद्धांत भी अपनाया जाता है, ठीक है। वो कैसे अपनाया जाता है तो सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य निर्धारण के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के योग के समान होता है यानी कि समतुल्य होता है और इसको जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य जो जितने भी संसद सदस्य हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के संसद सदस्यों का जो मूल्य होता है, वोट का मूल्य होता है, वो बराबर होना चाहिए जितने भी देश के जितने भी राज्य हैं उनके जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके सदस्यों के टोटल वोट के वैल्यू के, ठीक है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसी को कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। अच्छा यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा एक संविधान संशोधन किया गया 2001 में जो कि था आपका 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके द्वारा अनुच्छेद 55 में अमेंडमेंट किया गया और यह प्रावधान किया गया, प्रोविजन किया गया कि 2026 तक जितने भी राष्ट्रपति चुनाव होंगे उनमें 1971 की जनसंख्या को ही आधार माना जाएगा। देखिए यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या में भाग देना है तो जनसंख्या तो आपका बदलता रहता है, जनसंख्या तो हर साल बढ़ती रहेगी ना या घटती रहेगी। तो जनसंख्या के लिए जो है 1971 में जो सेंसस हुआ था उसी को आधार बनाया जाएगा, कब तक, 1971 का जो जनगणना होगा, सेंसस होगा, उसी को आधार बनाया जाएगा 2026 तक जितने भी इलेक्शंस होंगे उन सब में, ठीक है। तो ये जरूर आपको याद रखना चाहिए, 2026 तक जितने भी इलेक्शंस होंगे उन सब में 1971 की जनगणना को बनाया जाएगा आधार, ठीक है, बेस ईयर बनाया जाएगा, ठीक है। यही चीजें यहाँ पर इंग्लिश में भी दी हुई हैं तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आखिर ये क्या होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति? तो राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित होने के लिए, इलेक्टेड होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को एक मतों का निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, एक आपका निश्चित मत होता है, सर्टेन वोट होता है जो कि आपको प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ये कैसे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है, निश्चित मतों का भाग कैसे निकाला जाएगा? जितने भी लीगल वोट डाले जाएंगे, जितने भी लीगल वोट डाले जाएंगे उसमें भाग दिया जाएगा। जितने भी उम्मीदवार चुने जाने हैं उनमें एक जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितने उम्मीदवार चुने जाने हैं? एक चुना जाना है, राष्ट्रपति तो एक ही होता है, तो एक चुना जाना है, तो उसमें एक जोड़ दिया जाएगा। तो जितने भी लीगल वोट्स होंगे, जितने भी लीगल वोट्स डाले जाएंगे उसमें 2 से भाग दिया जाएगा और ये जो आपका आएगा वैल्यू उसमें फिर एक जोड़ दिया जाएगा। इतना वोट प्राप्त करना जरूरी होता है किसके लिए? एक निश्चित भाग ये हो गया ये, और इतना वोट प्राप्त करना जरूरी होता है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए। ठीक है, कम से कम इतना वोट तो प्राप्त होना ही चाहिए। ठीक है, कुल वैध मतों को निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या जो कि यहाँ पर एक ही है, तो उसमें एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़ करके प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है? निर्वाचक इलेक्टोरल कॉलेज के जितने भी सदस्य होते हैं उनको एक मत पत्र दिया जाता है और वो क्या करते हैं कि 1, 2, 3, 4 के क्रम में अपनी वरीयता देते हैं। ठीक है, वरीयता देते हैं कि भैया मेरा फर्स्ट चॉइस ये है, सेकेंड चॉइस ये है। मान लिया कि 4 उम्मीदवार खड़े हैं। ठीक है, 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ए, बी, सी और डी। तो जितने भी सदस्य होंगे जो इलेक्टोरल कॉलेज के होंगे वो अपना अपना वरीयता क्रम देंगे। मतलब मान लिया किसी को बी पहले नंबर पर सबसे ज्यादा पसंद है तो बी को फर्स्ट चॉइस देगा, फिर ए दूसरे नंबर पर पसंद है तो ए को दूसरा चॉइस देगा, फिर डी तीसरे नंबर पर पसंद है तो डी को तीसरा चॉइस देगा और सी को चौथा चॉइस देगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। जैसे हम लोग जब फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का या बीपीएससी या फिर कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहां पर होता है ना, आपको सेंटर का चॉइस देना होता है कि पहला चॉइस क्या है, दूसरा चॉइस क्या है, तीसरा चॉइस क्या है, चौथा चॉइस क्या है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनको वरीयता क्रम देना होता है कि भैया मेरा फर्स्ट चॉइस ये है, सेकेंड चॉइस ये है, थर्ड चॉइस ये है, फोर्थ चॉइस ये है। ये सभी जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं सब करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए। जितने भी उम्मीदवार होंगे, अगर मान लिया 2 ही उम्मीदवार खड़ा हुआ तो अपना फर्स्ट चॉइस देगा। मान लिया 2 उम्मीदवार ए और बी खड़े होंगे तो फर्स्ट चॉइस देगा, सेकंड चॉइस देगा, या फिर कोई फर्स्ट चॉइस ए को दे सकता है, सेकंड चॉइस बी को दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक आपका चॉइस देना होता है सबसे पहले। अब आते हैं हम लोग एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है मैं बताता हूं आपको। ये थोड़ा सा, ये तो आपका इंग्लिश में केवल ट्रांसलेट किया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग मतगणना कैसे की जाती है। अब हम लोगों ने देख लिया कि ए, बी, सी और डी 4 उम्मीदवार खड़े थे और किसी एक मेंबर ने, मैं किसी एक मेंबर की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट चॉइस दिया बी को, सेकेंड चॉइस दिया ए को, थर्ड चॉइस दिया डी को और फोर्थ चॉइस दिया सी को। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने अपना चॉइस दे दिया। इसी प्रकार से जितने भी मेंबर्स होंगे इलेक्टोरल कॉलेज के वो अपना अपना चॉइस दे देंगे। ठीक है, मान लिया कोई और मेंबर है, उसने ए को फर्स्ट चॉइस दिया, सी को सेकंड चॉइस दिया, डी को आपका थर्ड चॉइस दिया और फोर्थ चॉइस दे दिया बी को। इस प्रकार से हो सकता है, और जितने भी मेंबर्स होंगे सबका अलग अलग चॉइस हो सकता है। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी आप पढ़े होंगे तो उससे निकालिए कि क्या इसकी प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी या फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप खुद लगाइए। ठीक है, मैथ से यदि पढ़े। अब हम लोग चलते हैं इसकी मतगणना कैसे की जाती है। तो इसमें अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं। ठीक है, प्रथम चरण में क्या किया जाता है? प्रथम चरण में क्या किया जाता है कि सबका जो आपका वरीयता होगा, प्रथम वरीयता के मत जो होगा, फर्स्ट चॉइस जो दिया गया है उसकी गणना की जाएगी, उसको काउंट किया जाएगा, फर्स्ट चॉइस को काउंट किया जाएगा और उसमें ए बी सी डी इसमें से जिसको सबसे कम वोट प्राप्त हुआ है, सबसे कम जो वोट प्राप्त हुआ है उसको बाहर कर दिया जाएगा, वो रेस से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और जो सेकेंड चॉइस दिया गया है उस उम्मीदवार को, मान लिया बी बाहर हो गया। ठीक है, तो बी को जो जितना भी सेकेंड चॉइस दिया गया होगा उसको बांट दिया जाएगा ए, सी और डी में। ठीक है, और फिर क्या होगा? स्टेप 2 का गिनती होगा। अब फिर स्टेप 2 में जो भी उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिला होगा वो फिर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसका जो थर्ड
चॉइस होगा उसको सब में बांट दिया जाएगा। मान लिया कि अब सी बाहर हो गया, ठीक है, तो सी का जो थर्ड चॉइस पर दिया गया होगा, जितना वोट काउंट होगा उसको ए और डी में बांट दिया जाएगा और फिर से गिनती होगी, ठीक है। अब इसमें फिर से जो जिसको कम वोट प्राप्त हुआ होगा वो बाहर हो जाएगा, मान लिया डी बाहर हो गया और ए क्या हो जाएगा, फाइनली इलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो जितने उम्मीदवार होते हैं उसके हिसाब से स्टेप्स चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है। इन द फर्स्ट फेज द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर काउंटेड, जैसा मैंने बताया। इफ द कैंडिडेट गेट्स द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ वोट्स ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, अदरवाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट्स इज एडॉप्टेड। अच्छा, यहां पर मैंने बताया कि एक निश्चित मतों का भाग प्राप्त करना होता है। तो यदि स्टेप वन में ही किसी उम्मीदवार को जितना भी वोट प्रिस्क्राइब्ड होता है वो प्राप्त हो गया तो उसको चुन लिया जाता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। अगर किसी को प्रिस्क्राइब्ड वोट प्राप्त नहीं हुआ तब जो है स्टेप 2 में जाते हैं, ठीक है। और स्टेप 2 में कैसे जाते हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, द वोट्स ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ कैंडिडेट हु रिसीव्स द मिनिमम नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर कैंसिल्ड, उसका वोट कैंसिल कर दिया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। इट्स सेकंड प्रेफरेंस वोट्स आर ट्रांसफर्ड टू द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स, और उसका जो सेकंड प्रेफरेंस वोट होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रथम वरीयता के मतों में, ठीक है, अन्य उम्मीदवारों के। ओके, जैसा मैंने आपको बताया। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई उम्मीदवार जो है वो प्रिस्क्राइब्ड वोट प्राप्त नहीं कर लेता है, ठीक है। तो आई थिंक मतगणना आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसको एक उदाहरण के रूप में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से समझाऊंगा। चलिए, अब देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन आखिर क्यों किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत में जो है आपका संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया गया है, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, ठीक है। रियल पावर जो होता है वो वेस्टेड होता है किसमें, पीएम में होता है, ठीक है। तो अब इसमें जिसके पास वास्तविक शक्तियां है ही नहीं उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन कराना ये उचित नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट में निहित होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया जाता है। ओके, अच्छा, डायरेक्ट इलेक्शन कराना, आप लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो देखते होंगे कितना ज्यादा पैसा लगता है, उसके अलावा कितना ज्यादा मानव संसाधन लगता है, ह्यूमन रिसोर्स कितना लगता है, ठीक है, और कितना ज्यादा अन्य रिसोर्सेज लगते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री का तो मतलब एमपीज का तो होता ही है डायरेक्ट इलेक्शन, एमएलए का होता ही है ना। तो अब क्या किया जाता है कि एमपीज और एमएलए का जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है और इसके द्वारा जो पीएम चुना जाता है उसी के पास रियल शक्ति है, तो फिर क्यों इतना खर्चा किया जाए, और उसके साथ टाइम भी वेस्ट होगा और साथ में एनर्जी भी वेस्ट होगा, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है। और राष्ट्रपति पद को चुनने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें होते कौन है, मेंबर्स कौन होते हैं, वही मेंबर्स तो होते हैं ना जिनको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुनते हैं, है ना। तो हमारे ही जो रिप्रेजेंटेटिव है वही तो इसको चुन रहे हैं, तो इसका भी डायरेक्ट इलेक्शन हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो समय बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति पर यदि कोई विवाद है, मान लिया कि किसी को आपत्ति है कि भैया गलत तरीके से इलेक्शन हुआ या फिर मैं जीत रहा था और मुझे नहीं किया गया, ठीक है, चुना गया, तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसका जितना भी निर्णय होता है, जो भी फैसला होता है, जो भी जांच वगैरह होती है, वो सब कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, हाई कोर्ट में नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। मान लिया कि राज्यसभा में कोई मेंबर का चुनाव होना बाकी है, ठीक है, राज्यसभा में जितने मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उतने टोटल मेंबर्स नहीं है, या फिर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स होते हैं उतने मेंबर्स फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या हो गया, अधूरा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो इसके आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि भैया इलेक्टोरल कॉलेज तो पूरा था ही नहीं और राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, इस कारण से मैं हार गया, तो ये नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी राष्ट्रपति की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया है, इलीगल घोषित कर दिया है, तब भी मान लिया कि राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है, इलेक्टेड हो गया, ओके, इलेक्टेड हो गया, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसका इलेक्शन जो है वो कैंसिल कर दिया कि भैया ये जो है अवैध रूप से चुना गया है, ठीक है। फिर भी जब तक वो पद पर था,
राष्ट्रपति के रूप में, और उसने जितने भी फैसले लिए वो सब फैसले क्या होंगे, लीगल होंगे और इफेक्टेड होंगे, प्रभावी बने रहेंगे। वो फैसले जो है वो रद्द नहीं होंगे। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं जो होती हैं, जो क्वालिफिकेशंस होते हैं, क्या चाहिए होता है भैया। तो भारत के नागरिक होने चाहिए, सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, किसी भी दूसरे देश के नागरिक को हम अपना राष्ट्रपति तो नहीं चुन सकते ना। उसके बाद 35 ईयर्स ऑफ एज जो है वो कंप्लीट हो गया होना चाहिए, यहाँ पे याद रखिए कंप्लीट हो गया होना चाहिए, कितना, 35 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितना चाहिए होता है, आपका 25 चाहिए होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितना चाहिए होता है, 30 चाहिए होता है। और प्रेसिडेंट के लिए कितना हो गया, 35 ईयर्स हो गया। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए। या फिर यहाँ पर लोकसभा के मेंबर्स के लिए कितना होना चाहिए, इसके लिए भी 25 होना चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए कितना होना चाहिए, इसके लिए भी आपका इसके लिए भी 30 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, मतलब लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो अर्हता है वो भी इसके पास होनी चाहिए, ठीक है। और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो इसमें बाधक नहीं बनना चाहिए, ठीक है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कहाँ, किसी भी राज्य सरकार में, किसी भी मतलब संघ सरकार में, या फिर स्थानीय कोई भी प्राधिकरण है, लोकल अथॉरिटी है, या फिर आपका कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण है, यानी कि आपका जो पब्लिक अथॉरिटी है, उसमें किसी में भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि कोई भी वर्तमान जो राष्ट्रपति है, प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं, या फिर वाइस प्रेसिडेंट हैं, या फिर किसी भी राज्य के जो आपके राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर है, या फिर किस संघ में, या फिर राज्य सेंटर में, या फिर स्टेट में जो मंत्री का पद होता है, उन पर यदि कोई है तो उसको जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कि जमानत राशि क्या होती है। 15,000 रुपए जमानत देना पड़ता है यदि कोई भी आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। तो 15,000 रुपए जमानत राशि देना होता है। और टोटल जो वोट डाला गया उसका अगर 1/6 उसको प्राप्त नहीं होता है, मतलब छठा भाग प्राप्त नहीं होता, मान लिया कि टोटल 600 वोट दिए गए, ठीक है, और उसको छठा भाग क्या हो गया, 100 वोट हो गया। अब 100 वोट यदि उसको प्राप्त नहीं हुआ तो ये जो 15,000 रुपया है ये आपका जब्त हो जाएगा, ठीक है, ये सीज हो जाएगा, फिर उसको वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, और साथ में जो यदि आपको समझ में नहीं आया हो जो प्रोसेस होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, या फिर कोई और सिस्टम जो है, अगर वो आपको समझ में ना आया हो तो फिर उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा फिर से, ठीक है, और एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, इस वीडियो के लिए फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे